नमस्कार, मैं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। क्योंकि अप्रैल का महीना है आईबीएस अवेयरनेस मंथ, जो कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चला है, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें हाल फिलहाल में मैंने जो भी यूट्यूब लाइव सेशंस किए हैं, उसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस उभर के आए हैं, सबसे आम तौर पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनको मैं एड्रेस करते हुए एक वीडियो बनाऊं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो को लूप पर चलाऊं, ताकि लोग इसे जब चाहे तब वो देख सकें, ये रहे यूट्यूब पर। आप जब यूट्यूब पर आएँ आपको ये दिखे। मैं ये एक नई कोशिश करने जा रहा हूं, तो चाहता हूं कि आईबीएस अवेयरनेस मंथ ख़त्म होने से पहले मैं जितनी जानकारी आपको दे सकूं आईबीएस के बारे में दूं। और हालांकि मैं आईबीएस के बारे में और साइकेट्री की और भी दिक्कतों के बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा, आप तक जानकारी पहुँचाता रहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस मौके पर आईबीएस अवेयरनेस मंथ, जो कि अप्रैल के महीने में होता है, मैं चाहूँगा कि मैं आपको इसके बारे में, आईबीएस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो सवाल है कि आईबीएस है क्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है क्या। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आप अगर उस शब्द को देखें तो सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। सिंड्रोम अपने आप में एक बीमारी हम नहीं कह सकते हैं, वो एक लक्षणों का समूह होता है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, उसे ही हम सिंड्रोम कहते हैं। बाउल का मतलब होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बाउल कहलाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा बाउल कहलाता है। और वो इरिटेबल होता है, इरिटेबल यानी वो इरिटेटेड होता है, वो बेचैन होता है, वो परेशान होता है। जैसे एक व्यक्ति इरिटेट हो सकता है, उसी तरह से बाउल भी इरिटेट हो सकता है। तो ये क्यों इरिटेट हो जाता है? तो बहुत सारे कारण होते हैं इरिटेट हो जाने के। कई बार ये किसी इन्फेक्शन के बाद इरिटेट हो जाता है, कई बार कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, मतलब आपकी किसी और बीमारी के चलते दवाइयाँ शुरू हुई थी और उन दवाइयों ने आपका पेट ख़राब किया, लेकिन वो बीमारी तो ठीक हो गई, पेट आपका ख़राब ही रहा। और पेट ख़राब रहने के चलते आपको इतना तनाव हुआ, क्योंकि पेट का ख़राब रहना काफ़ी तनावपूर्ण हो सकता है, आपको इतना तनाव हुआ कि वो तनाव बना रहा, आप उस तनाव में फंसे रहे और एक नया चक्र शुरू हुआ। इस तनाव के चलते आपका पेट ख़राब रहने लगा। क्योंकि जब भी जीवन में तनाव होता है और उस तनाव को आप सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं, आप उस तनाव के वशीभूत हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो पेट खराब होने की पूरी संभावना रहती है। दिक्कत यह है कि हम उस चक्र में फंस जाते हैं, लोग उस चक्र में फंस जाते हैं कि तनाव के चलते पेट खराब हुआ, और पेट खराब होने के चलते जो तनाव हुआ वो पेट को और ख़राब करता गया, ठीक नहीं होने दिया, और ये चक्र चलता गया तब तक जब तक हम इसका इलाज नहीं करते हैं, इस चक्र को काटते नहीं हैं दवाइयों के ज़रिए, थेरेपी के ज़रिए, सही ट्रीटमेंट के ज़रिए। तो आईबीएस ये है, पेट का ख़राब होना, पेट के लक्षण आना, लेकिन उसका जड़ आपकी मानसिक स्थिति में, आपकी मनस्थिति में है। क्योंकि आपको पेट के लक्षण होते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, लाजमी है कि आप पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि लक्षण तो पेट के हैं। लेकिन होता ये है कि पेट के लक्षण होने के बावजूद और पेट के डॉक्टर के पास जाने के बावजूद और सारे टेस्ट जो पेट के डॉक्टर ने, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने आपको करवाने के लिए कहे थे, उन्हें करवाने के बावजूद आपको उतना आराम नहीं मिल रहा है जितना आपको चाहिए आप उनकी दवाइयों से। और टेस्ट्स के रिपोर्ट्स भी जो आते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल आते हैं, या फिर उसमें माइल्ड गैस्ट्राइटिस वगैरह आती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं आती है, कोई बहुत बड़ा घाव, अल्सर वगैरह नहीं आता है। या तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी या तो नॉर्मल होगी वो रिपोर्ट्स। जब ऐसा होता है तो फिर जनरली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रेफ़र करते हैं आपको साइकाइट्रिस्ट के पास, ताकि आपका इवैल्यूएशन हो सके, आपका जांच परीक्षण हो सके, एक मनोरोग विशेषज्ञ के द्वारा वो जान सके कि आपकी मनस्थिति क्या है। जब ये दिक्कत शुरू हुई थी तब आपकी मनस्थिति कैसी थी, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी थी या कोई ऐसी परिस्थिति चल रही थी जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा तनाव में थे, और उसके चलते फिर ऐसा हुआ कि आपका पेट ख़राब रहने लगा। और जो ओरिजिनल चीज़ थी तनावपूर्ण, वो भले ना रही हो अब, लेकिन
पेट खराब होने के चलते जो है तनाव आपका बना हुआ है। हो सकता है कि वो ओरिजिनल चीज़ जो तनाव वाली थी वो भी रहे और वो दोनों मिलकर आपके तनाव को मेंटेन कर रहे हैं, इसे मेंटेनिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं IBS को अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो। दूसरा जो सवाल लोगों ने पूछा था कई बार कि भाई ठीक होने में कितना समय लगता है, तो मैंने बार बार यही कहा कि कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं होता है। दुनिया में 8.3 या 8.4 अरब लोग हैं। हर व्यक्ति अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है, हर इंसान के शरीर की बनावट अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। जेनेटिक्स एक ऐसी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके बारे में आप जितना पढ़ें उतना कम है, और हर व्यक्ति के जीन्स में अंतर होता है और उसके चलते हर व्यक्ति अलग होता है, यूनिक होता है। हाँ, जो शरीर है वो क्योंकि कॉमन एक ढांचे में बना हुआ है, हर व्यक्ति के ज़्यादातर हर व्यक्ति के 2 पैर 2 हाथ होते हैं, एक दिल होता है, एक पेट होता है, एक ब्रेन होता है, लेकिन ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। तो कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं ही, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे चीज़ें काफ़ी अलग भी होती हैं। तो हर व्यक्ति किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीता है, उसके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उसके लाइफ की कहानी क्या है, उसके लाइफ में कितने तनावपूर्ण चीज़ें हुई हैं, कितनी तनावपूर्ण स्थितियां रही हैं, उन तनावपूर्ण स्थितियों को उसने कैसे हैंडल किया था और इसके चलते वो ज़्यादा मजबूत हुआ है या ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। यानी कि उन तनावपूर्ण स्थितियों को हैंडल करने के चलते उसमें इतनी मजबूती आ गई है कि अब उसे कोई तनाव परेशान ही नहीं कर सकता है। ये एक संभावना होती है। दूसरी संभावना ये है कि इतना तनाव झेला है कि मन डरा सा रहता है, हर चीज़ में डर जाता है बहुत आसानी से, हर छोटे तनाव पे अब वो जो है परेशान हो जाता है, हाथ खड़े कर देता है। ये भी एक संभावना होती है। तो ये 2 एक्सट्रीम हो गए। तो इसी 2 एक्सट्रीम के बीच में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं और लोग अलग अलग तरह से अपने परेशानियों से जूझते हैं, उनको हैंडल करते हैं। तो कौन कितनी अच्छी तरह से अपनी परेशानियों को हैंडल कर रहा है, कितनी अच्छी तरीके से अपनी समस्याओं का सामना कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना तनाव झेल पाएगा, अपना तनाव किस तरह से हैंडल कर पाएगा, और उसके तनाव के चलते शारीरिक लक्षण जैसे कि IBS उसे होंगे कि नहीं होंगे, तो कितने समय में ठीक होंगे, ट्रीटमेंट के बिना भी ठीक हो सकते हैं कि नहीं, और ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो कितने समय में ठीक होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि औसतन एवरेज 6 से 8 महीने में अगर आप सही से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अपने तनाव को भी मैनेज करके चल रहे हैं, दवाइयाँ भी रेगुलरली ले रहे हैं, अपने मन से दवाइयाँ ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं और जो है लोगों से बातचीत नहीं करे, अरे तुम्हारी ये दवाई चल रही है, मेरी तो ये दवाई नहीं लिखी गई, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। तो फिर आप डॉक्टर से पूछते हैं कि सर आपने ये दवाई तो नहीं लिखी, आपने उसकी तो लिखी थी। तो ये तनाव आपको नहीं लेना है कि कौन सी दवाई आपको लिखी जानी है, वो तो साइकेट्रिस्ट का काम है। तो ये कुल मिलाकर के कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता है। आप ठीक होने पर फोकस करिए, आप अपने मन को शांत रखने पे फोकस करिए, आप सही खाना खा करके अपने पेट को ठीक रखने पे फोकस करिए, और कोई चिंता आपको नहीं करनी है। और क्योंकि चिंता ही इस बीमारी की जड़ में है, तो चिंता तो आपको नहीं करनी है। कम से कम चिंता करने की कोशिश करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है आपको कि आप चिंता ना करें, आप चीज़ों को हल्के में लें, ज़्यादा सीरियसली ना लें, दिमाग को अपने परेशान ना होने दें। ये है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो एक आता है कि दवाइयाँ कब तक चलेंगी, वही मतलब कि ठीक होने में कितना समय लगेगा, दवाइयाँ कब तक चलेंगी। तो देखिए, जैसा मैंने कहा, एवरेज 6 से 8 महीने तो दवाइयाँ चलती ही हैं, ताकि आपका जो ब्रेन है जो कि परेशान था, उसे हमने दवाइयों के ज़रिए थोड़ा शांत करने की कोशिश की है। तो धीरे धीरे उसे अब शांत रहने की आदत लग रही है। ये आदत चुटकी में नहीं आएगी, ये आदत 1-2 महीने में भी नहीं आएगी, इसमें 6-8 महीने लग सकते हैं। कुछ लोगों को कोई भी आदत पकड़ने में थोड़ा और समय लगता है, तो किसी को 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, आदतें छूटती भी हैं। अगर मैंने दवाइयाँ दे करके आपको शांत रखने की जो आदत है वो डलवा दी, आपके मन को शांत रखने की आदत है डलवा दी आपके ब्रेन को, और उसके बाद क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ज़्यादा सेंसिटिव आप हैं और छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाने वाले हैं, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो घबरा जाते हैं, अगर ऐसा है तो
आईबीएस की दवाइयाँ चली, आप ठीक हो गए, 6-8 महीने 1 साल दवाइयाँ चली, आप ठीक हो गए, उसके बाद कुछ साल बीते, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कोई घटना घटी, कोई हादसा हुआ, कुछ ऐसी परिस्थितियां आईं जो कि किसी भी तरह की हो सकती हैं, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, कुछ भी हो सकती हैं, जिसके चलते आप फिर से परेशान हो गए। तो इस बार आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप उसको कितना ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, कितना ज़्यादा उससे परेशान हो जा रहे हैं, आप हाथ पैर खड़े तो नहीं कर दे रहे हैं, हार तो नहीं मान जा रहे हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि क्या ये दिक्कतें फिर से वापस आती हैं या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि दवाइयाँ कब तक चलेंगी और कब बंद हो जाएंगी। एवरेज ही कहा जा सकता है। रिसर्च किया जाता है कि हाँ भाई, ज़्यादातर लोगों में दवाइयाँ 6 से 8 महीने या 1 साल चली हैं। कुछ एक होंगे जिनकी 2-3 महीने में ही ठीक हो गई है, लोवेस्ट डोज पे थी उनकी दवाइयाँ और 2-3 महीने में ठीक हो गई हैं, उनको बंद कर देने के बाद उनको कोई दिक्कत भी नहीं, ये भी पॉसिबल है। कुछ एक लोग ऐसे भी होंगे जिनकी 1 साल से ऊपर भी दवाइयाँ चलानी पड़ी हैं उन्हें ठीक करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। तो एवरीथिंग इज़ ऑन अ स्पेक्ट्रम, एवरीथिंग इज़ ऑन अ स्पेक्ट्रम। आप ऊपर वाले ने चीज़ें स्पेक्ट्रम में बनाई हैं आपको सिखाने के लिए। ऊपर वाला आपसे डायरेक्ट बात नहीं करता है, प्रकृति के थ्रू ही बात करता है कि भाई जो इंद्रधनुष है वो भी एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसमें भी 7 रंग होते हैं। एक रंग ब्लैक एंड वाइट दुनिया नहीं है कि इतने ही दिन में ये चीज़ होगी और उतने ही दिन में वो चीज़ होगी, नहीं। हम लोग अलग अलग तरह के हैं तो चीज़ें अलग अलग तरह से होती हैं। समय लगता है किसी को ज़्यादा, किसी को कम ठीक होने में, लेकिन आप अगर सही रवैया रखेंगे, सही आप मानसिकता रखेंगे, आप जो है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे तो आप ठीक होंगे। और अगर सही से आप निर्देशों का पालन करेंगे तो ये तो है दवाइयाँ कब तक चलेंगी। उसके बाद एक ये सवाल किसी ने पूछा, उतना नहीं था लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। तो देखिए, दवाइयों से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप दवाइयों से ठीक हो जाने के बाद अगर फिर से अपनी उसी जीवन शैली को फॉलो करने लगेंगे, उसी दिनचर्या को फॉलो करेंगे जो कि स्ट्रेस से हैंडल करने में आपकी उतनी मदद नहीं करती थी, देर से सोना, जल्दी उठना, कम सोना और दौड़ भाग में अपने काम पर जाना और छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना, इस तरह की चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, आप स्ट्रेस अपना बढ़ाते रहेंगे और स्ट्रेस को सही से हैंडल नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें फिर से हो ही सकती हैं। ठीक है, तो क्या करना है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस और जीवन शैली सुधारना, एक्सरसाइजेस करना, सही समय पे सोना, सही समय पे उठना और मेडिटेशन एक्सेट्रा करना, योगा, प्राणायाम, ये सब करना, वो सारी चीज़ें करना जो कि आपके मन को शांत करती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करना जो कि आपके मन को उद्वेलित करती हैं, जो आपके मन को परेशान करती हैं। ये अगर आप करना सीख जाएंगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ना तो दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो उनके साइड इफ़ेक्ट की चिंता करनी पड़ेगी, ना तो उनके खर्चे की चिंता करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। चिंता ही तो नहीं करनी है। आप चिंता नहीं करना जब सीख जाएंगे तो आपको मन से रिलेटेड ये समस्या जो है आईबीएस, ये नहीं होगी। एक और सवाल जो उभर कर आता है वो ये कि डाइट का क्या रोल है। तो डाइट का रोल इतना ही है कि जब आपको ये दिक्कत हुई है तो आप अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान दें। आप ये ना सोचें कि मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, अब मैं सब कुछ खा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा समय लगेगा आपके पेट को रिकवर करने में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और आपके पेट में हो सकता है थोड़ा गैस्ट्राइटिस यानी थोड़ा इन्फ्लेमेशन भी हो रखा हो, तो उसे भी सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा। आप हल्की चीज़ें खाइए, अब वैसी चीज़ें मत खाइए जो आपके पेट को परेशान करती हैं। तेल, मसाला, मिर्च मसाला, मीठा ज़्यादा, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करिए। और आपने जो चीज़ें रिकॉग्नाइज़ की हैं कि हाँ फ़लाँ चीज़ खाने से मुझे दिक्कत होती है, वो चीज़ खाने से मुझे दिक्कत होती है, उन चीज़ों को भी फ़िलहाल अवॉइड करिए। अगर दूध आपको नहीं पचता है, क्योंकि दूध एक उम्र के बाद हर व्यक्ति को नहीं पचता है, जो एंजाइम दूध पचाने वाले होते हैं वो एक उम्र के बाद जो है कई लोगों के नहीं बनते हैं। ये उम्र भी फिक्स नहीं है, कुछ लोग ज़िंदगी भर भी दूध पचा पाते हैं, उनका एंजाइम वो बनता रहता है। कुछ लोग दूध नहीं भी पचा पाते हैं काफ़ी छोटी उम्र से भी, क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र में ही उनका दूध पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो बनना बंद हो जाता है।
कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो दूध बिल्कुल नहीं पचा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हैं। देखिए, बचपन में पैदा होने के बाद तो हर बच्चा दूध पीता ही है, माँ का दूध पीता है, और बड़े होते होते भी काफ़ी समय तक दूध पीता है। लेकिन दूध आप हमेशा पचा पाएंगे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूध को लेकर काफ़ी सवाल आते हैं। तो अगर आपको दूध से दिक्कत हो रही है तो फ़िलहाल तो मत ही लीजिए, जब तक आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, जब तक आप काफ़ी हद तक ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक दूध को थोड़ा अवॉइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूध दोबारा ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, ठीक हो जाने के बाद ट्राई करिएगा। अगर आप नहीं ले पाएंगे दूध, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि ठीक हो जाने के बाद भी दूध लेने पर आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर आप दूध को फ़िलहाल अवॉइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दही खाइए, ठीक है। दही जो है दूध का ही एक प्रारूप है, जो कि एक्चुअली दूध से थोड़ा और बेहतर होता है। उसमें बैक्टीरिया जो उसको दही बनाती है वो उसमें कुछ और गुण ऐड ही करती है, तो दूध के सारे गुण, उसके अलावा कुछ और गुण ऐड होते हैं। दही खाइए, दही पेट के लिए हल्की होती है, फ़ायदेमंद होती है। आपको अगर पता होगा कि हमारे साउथ इंडियन भाई बहन कर्ड राइस काफ़ी प्रेफर करते हैं, हर रोज़ खाने में वो कर्ड राइस ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि वो खाना पचाने में मदद करती है। उसका कारण यही है, क्योंकि दही एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। दूध के पीछे पड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो डाइट का तो लिमिटेड ही रोल है। आप ये भी संभव नहीं है कि आप साधु की तरह हमेशा सादा खाना ही खाएं, हमेशा उबला खाना ही खाएं। कभी कभी अच्छा खाने का मन भी करेगा आपका, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो जो है बीच बीच में खाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जंक फूड खाना, ज़्यादा तेल मसाला खाना, ये किसी के लिए भी हेल्दी नहीं होता है। आपको IBS है चाहे नहीं है, तो एक पॉइंट के बाद अपने डाइट पर ध्यान देना तो ज़रूरी होता ही है। सिर्फ आपको IBS है तभी नहीं, लेकिन जब आपको IBS है तब कुछ समय तक तो आपको अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जो आपके पेट को परेशान करती हैं, दिक्कत करती हैं, आपका पेट ख़राब करती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई वेट कब बढ़ेगा, क्योंकि कई लोगों का, कई मरीज़ों का IBS में वेट काफ़ी घट जाता है। तो वेट घटने के दो कारण हैं। एक तो पेट ख़राब होने के चलते वो न्यूट्रिएंट्स जो खाना वो खा रहे हैं वो सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को वो खा रहे हैं, ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्योंकि इस समस्या के जड़ में मानसिक परेशानी है, मन का परेशान होना है। मन का परेशान होना यानी ब्रेन का परेशान होना है। तो ब्रेन ज़्यादा सोचने में, ज़्यादा परेशान रहने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है। तो आपके खाने, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा तो आपका ब्रेन कंज्यूम कर दे रहा है परेशान होने में, और जहाँ से आपूर्ति होनी चाहिए, जहाँ से भरपाई होनी चाहिए आपके पेट से, खाना जहाँ पचा करके आप को एनर्जी देनी है, वो भी सही काम नहीं कर रहा है। उसी के चलते, आपकी मानसिक चिंता के चलते ही, मानसिक परेशानी के चलते ही, तो कुल मिलाकर के आपका वज़न बढ़ाने के लिए जो खाना आपके शरीर में लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है सही जगह, वही वो यूटिलाइज़ भी नहीं हो रहा है आपके बदन को बनाने में, आपके शरीर को बनाने में। इसलिए आपका वज़न गिर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई वेट कब बढ़ेगा। 1 महीने तो हो गए हैं ट्रीटमेंट को, 2 महीने तो हो गए हैं ट्रीटमेंट को। वेट जो है अचानक नहीं बढ़ता है। आप अचानक गुब्बारे की तरह फूल नहीं सकते हैं। वेट बढ़ने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। पेट ठीक होना वो पहले होगा, नींद अच्छी आना वो पहले होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लक्षण हैं जो पहले ठीक होंगे। वेट बढ़ने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना सुधार हुआ है। और ये भी चीज़ है कि इसमें भी जेनेटिक्स आ जाती है कि आपका बॉडी टाइप भी एक है। अगर आप हमेशा से पतले दुबले रहे हैं और मान लीजिए कि आपका 50 किलो वज़न रहा है, अच्छी खासी हाइट रही है, 50 से आपका वज़न 40 किलो हो गया है, तो आप जब ठीक होने लगे हैं तो आपका वज़न 50 के करीब तो पहुंच गया है। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, अब यही मौका है कि मैं इस बार 60 और 70 हो जाऊं, मेरे हाइट के हिसाब से मुझे उतना होना चाहिए। तो शायद आपकी बॉडी वेट ऐसी है कि आपको थोड़ा और समय लगेगा, ठीक है। देखिए BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो होती है, उसके हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से आपकी वेट होनी चाहिए सही। उसकी भी एक रेंज होती है, काफ़ी बड़ी रेंज होती है। हर हाइट पर वेट का एक काफ़ी बड़ा सा रेंज होता है। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मुझे कोई टारगेट नहीं सेट करना है कि मेरा इतना वेट होना चाहिए। आपका वेट अगर नॉर्मल, आपके हाइट के हिसाब से नॉर्मल रेंज में भी अगर आ जा रहा है, रेंज में अगर लोअर लिमिट पर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि वेट बढ़ने में, अगर आपको IBS है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, धीरे धीरे आप ठीक हो रहे हैं, सारी चीज़ें अपने जगह पर आ रही हैं, तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करिए। वेट को लेकर के अगर आप सोचते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो आपके इम्प्रूवमेंट में भी टाइम लगेगा। हो सकता है कि ये टेंशन कि वेट कब बढ़ेगा, इससे आप और परेशान होंगे और आपका पेट फिर ख़राब होगा, और जो सुधार हुआ था वो भी हम खो देंगे। ठीक है, तो वेट को लेके चिंता मत करिए उतना। वेट अगर आपका जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर मतलब आप मान लीजिए कि 1 महीने में 1 kg भी बढ़ रहा है ना, तो अच्छी बात है, बढ़ तो रहा है, आगे और बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप ठीक होते जाएंगे। जो भी सुधार आ रहा है उसको अप्रिशिएट करिए। अगर आपके 10 लक्षण थे, IBS आपको हुआ था और आपके 10 लक्षण थे, उसमें से आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि 1 महीने के अंदर 10 के 10 लक्षण चले जाएंगे। हो सकता है पहले 1 लक्षण जाए या 2 लक्षण जाए, फिर उसके बाद जो है अगले महीने में ये 2 लक्षण तो चले ही गए थे, फिर तीसरा लक्षण जाए, चौथा लक्षण जाए, धीरे धीरे करके आराम होगा। कुछ लक्षण ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं, कुछ लक्षण थोड़ा ज़्यादा समय लगाते हैं। वेट उनमें से एक है, वेट थोड़ा समय लगता है बढ़ने में, सारी चीज़ें एक साथ ठीक नहीं होती हैं। आप अगर इस चीज़ को लेकर परेशान होते रहेंगे तो फिर आपका इम्प्रूवमेंट और धीरे होगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। और एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या IBS क्यूरेबल है, और ये आज मैं आखिरी सवाल हैंडल कर रहा हूँ। इसके बारे में और बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले इसको एड्रेस कर लिया जाए कि क्या IBS क्यूरेबल है। तो देखिए, क्यूरेबल वर्ड मैंने YouTube लाइव के दौरान भी कहा था कि थोड़ा दिग्भ्रमित कर सकता है लोगों को। क्यूरेबल और मैनेजेबल, ये 2 वर्ड के साथ हम खेलते हैं कि फलां बीमारी क्यूरेबल है और फलां बीमारी मैनेजेबल है। जैसा हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं, और कोई एक इन्फेक्शन हुआ तो वो क्यूरेबल है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा था कि आपको अगर कमर दर्द की समस्या है, आप जैसे कि मेरी जॉब है, चेयर पे बैठ करके मुझे मरीजों को देखना होता है, घंटों घंटों बैठा रहता हूँ मैं, तो अगर मैं अपना पोस्चर सही से मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं सही तरीके से नहीं बैठ रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा झुक के बैठ रहा हूँ, तो एक पॉइंट पे कमर दर्द की शिकायत शुरू होगी। मैं जाऊंगा अपने ऑर्थोपेडिक्स के कलीग के पास, उनको दिखाऊंगा, वो मुझे कुछ दवाइयाँ देंगे कमर दर्द कम करने के लिए, और फिजियोथेरेपी करवाने का सजेशन देंगे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊंगा, वो मेरी कमर को थोड़ा एडजस्ट करेंगे और मुझे कुछ एक्सरसाइजेस सिखाएंगे जो कि मुझे नियमित तौर पे करनी है ताकि मेरा कमर दर्द कम हो, और मुझे वो सजेशन देंगे कि भाई अपना पोस्चर ठीक रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा आपको सही से बैठना है, क्योंकि आपकी जॉब है बैठे रहने वाली, तो सही से बैठिए ताकि ये दिक्कत दोबारा नहीं हो। अब अगर मैं ये सजेशन नहीं मानूंगा और मैं फिर से वैसे ही बैठने लगूंगा जैसे कि मुझे नहीं बैठना चाहिए, पोस्चर में अपना बिगाड़ के रखूंगा, तो कमर दर्द की समस्या दोबारा हो सकती है। तो उसी तरह से ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको है, आपको नमक खाने के लिए मना किया गया है कि भाई मैं अभी, मतलब डॉक्टर ने आपको कहा कि भाई अभी सिर्फ 1 गोली दे रहा हूँ आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, उसके अलावा आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लीजिए, कम नमक वाली डाइट लीजिए। आपने दवाइयाँ तो ले ली, लेकिन सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन आपने नहीं किया। कुछ दिन बाद आप जाएंगे, देखेंगे कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, तो बोलते मैं तो दवाइयाँ ले रहा था, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? तो उसके अलावा जो आपको कहा गया था वो तो आपने नहीं किया ना। तो इस बार जो है आपको एक और दवाई ऐड करनी पड़ रही है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अब ये इस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो कमर दर्द के केस में आप उसको कैसे मैनेज कर रहे थे? अपने पोस्चर को ठीक करके, यहाँ पर अपने डाइट को ठीक करके कि भाई कम नमक वाली डाइट लेनी है। सेम चीज़ डायबिटीज़ में होती है कि भाई आप एक्सरसाइज वगैरह करिए, आप मीठा अवॉइड करिए, ये सारी चीज़ें करिए, प्लस दवाइयाँ भी लीजिए। दवाइयाँ लेते हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ें नहीं मानते हैं, जब जाते हैं डॉक्टर के पास देखते हैं कि दवाइयाँ लेने के बावजूद ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, कंट्रोल नहीं हो रहा है और दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं। अगर आप उस वक्त वो बातें मान लिए होते तो फिर आप उसको बेहतर मैनेज कर रहे होते अपने डायबिटीज़ को, तो हो सकता है कि ये दवाई एक ही चलती जो दवाई पहली बार लिखी गई थी और दवाइयाँ ऐड नहीं होती, या फिर आपका शुगर इतना अच्छा कंट्रोल होने लगता क्योंकि आपने वो चीज़ें जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट की थी उनका अनुसरण इतना अच्छा किया
कि अब आपका जो है शुगर अब लो रहने लगा है, तो बोलेंगे भाई ये दवाई हटा के देखते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा मेरे फादर के साथ ही हुआ है। उनको ब्लड शुगर की शिकायत शुरू हुई थी, उन्होंने इतने अच्छे से मैनेज की चीज़ें कि उनका ब्लड शुगर लो रहने लगा था, तो दवाइयाँ कम करनी पड़ी थी, डायबिटीज़ की दवाइयाँ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैनेज कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ क्योर हो सकती है, क्या चीज़ क्योरेबल है और क्या चीज़ मैनेजेबल ही रह जा रही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको IBS हुआ है, आपने उसका ट्रीटमेंट लिया, उसके साथ आप अपने स्ट्रेस को सही से मैनेज करना सीख रहे हैं, उस चीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं, उस पहलू पर, उस पक्ष पर भी ध्यान दे रहे हैं कि हाँ मैं स्ट्रेस लेता हूँ, मैं स्ट्रेस सही से हैंडल नहीं कर पाता हूँ, मैं जल्दी घबरा जाता हूँ, मैं जल्दी परेशान हो जाता हूँ, मुझे इस चीज़ को बदलना है, मुझे थोड़ा केयर फ्री रहना है, मुझे थोड़ा जो है बेफिक्र रहना है, इतना परेशान नहीं हो जाना है, चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना है। अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं, अपने आप को ट्रेन सही से कर पाते हैं, तो आपको IBS दोबारा नहीं होगा, क्योर हो गया आपका IBS। और अगर ऐसा नहीं हो करेंगे आप, अगर आप अपने चीज़ों को सही से मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तो फिर हमें उसे मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, तो फिर वो मैनेजेबल हो जाएगा। तो चीज़, कोई भी बीमारी क्योर हो रही है या मैनेजेबल बन जा रही है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किस परिवेश में रह रहे हैं, आपके जेनेटिक्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहा नहीं जा सकता है सेम बीमारी क्योरेबल भी हो सकती है, मैनेजेबल भी हो सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल भी जो है फिक्स नहीं होता है किसी एक व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति यूनिक है। आपको बस ये सोचना है कि इस चीज़ की चिंता आप अगर करेंगे कि IBS क्योर होगा कि नहीं, आपको एक बीमारी हुई है, उसका आपको ट्रीटमेंट लेना है, ठीक होने की कोशिश करनी है, जो आपको कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है। आप अगर ये चिंता करेंगे कि ये क्योरेबल है कि नहीं, ये दवाई मुझे क्यों नहीं दी गई, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तो ये सारे जो है आप चिंता ही कर रहे हैं, और इस चिंता करने से आपकी दिक्कत और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसीलिए आप अपने डॉक्टर पर भरोसा करके, उन दवाइयों पर भरोसा करके जो आपको दी जा रही हैं, और उन सलाह पर भरोसा करके कि भाई स्ट्रेस अपना कम करने की कोशिश करिए, मन को शांत रखने की कोशिश करिए, योग प्राणायाम करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, ये सारी चीज़ें करिए। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उल्टी गिनती गिनिए 500 से 1 तक, ये सब करके मन को शांत करिए, अपने दिमाग को भटकाइए, वो चीज़ें करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। ये चीज़ें करिए, अपने स्ट्रेस को आप कम कर पाएंगे, IBS आपको दोबारा नहीं होगा, क्योर हो जाएगा आपका IBS। इस तरह की बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपसे ब्रेक लूँगा। और मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है इस वीडियो को, इसमें काफ़ी सारी बातें मैंने बताई हैं IBS के बारे में। सवाल आपके और भी होंगे तो सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जब भी मैं YouTube लाइव पर आऊँगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा, तब भी आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं लूप पर चलाऊँ, ताकि आप इसके बारे में जानकारी लेते रहें, जानते रहें, देखते रहें। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।